नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मनी गुरु के आज के हमारे इस ईयर एंड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी फंड्स की। 2025 में इक्विटी फंड्स ने कई स्कीमों में शानदार चमक दिखाई। कई कैटेगरीज तो ऐसी रही जिसने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिया। लेकिन नया साल निवेशकों के लिए क्या नया लेकर आएगा? क्या इक्विटी ग्रोथ की गारंटी फिर से बनी रहेगी? 2026 में इक्विटी पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस शो में शामिल हो चुके हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज भटपाल और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो जिस तरीके की इक्विटी की चाल रही है और जितना जरूरी पोर्टफोलियो में इक्विटी होता है, इन दोनों को देखते हुए पंकज जी 2026 में अब जब कदम रखने हम जा रहे हैं तो इक्विटी में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? स्मिता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए 26 की हम बात करें, पहले समझना जरूरी है कि 2025 में इस तरह का मार्केट रहा क्योंकि निवेशक खुश हैं, उन्हें रिटर्न्स मिले। निवेशक सोचते हैं उन्हें रिटर्न्स नहीं मिले। तो हम हमेशा बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, ताकि हम जानते हैं कभी लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। स्मिता जी अगर देखेंगी तो इस साल में 2025 में जहां हमने देखा कि मार्केट में ये कहते रहे कि कुछ खास रिटर्न नहीं बने, पर निफ्टी 50 का यदि रिटर्न देखें तो करीब 11% के आसपास रहा। निफ्टी 100 की बात करें तो करीब 10% के आसपास, मिड कैप की बात करें तो वो भी करीब 7% के आसपास रहा। लेकिन स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए करीब 5% के, जबकि 2021 से लेकर 24 तक बात करें तो स्मॉल कैप था तो सबको पसंद था, रिटर्न्स बहुत ज्यादा बन रहे थे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, चाहे सेक्टर्स की हो या फिर मार्केट कैप की, अलग अलग टाइम पर अलग तरह से बिहेव करती है। तो 2026 के लिए मेरा कहना यह है कि हालांकि उम्मीद यह है कि 2025 के मुकाबले 2026 काफी बेहतर रहेगा, और कई कारण है उसके, चाहे हम वहां पर जीडीपी के अनुमान की बात करें या हम कैपेक्स साइकिल की बात करें, हम यहाँ पर ग्रोथ और महंगाई के बीच जो बैलेंस है उसकी बात करें, और अभी जो टैरिफ ट्रेड डील की बात है वो भी ऑलमोस्ट अपने आखिरी चरण में है, वो बातें करें। तो उम्मीद है कि 2026 काफी बेहतर रहेगा। पर जो सजेशन है निवेशकों के लिए वही है कि आप एसआईपी के जरिए वॉलेटिलिटी को मेंटेन करें, उसको कम करने की कोशिश करें, और साथ ही डाइवर्सिफाइड रहें। चाहे हम बात करें एसेट क्लासेस की या हम बात करें मार्केट कैप्स की, सेक्टर्स की, डाइवर्सिफिकेशन ही है जो आपको 2026 में अच्छे रिटर्न लाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, तो घर का बड़ा बेटा है इक्विटी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है कि ये कुछ भी हो ठीक ही करेगा। इसलिए 2026 का आउटलुक अगर आपसे मैं जानना चाहूँ विश्वजीत जी, तो क्या देख रहे हैं आप 2026 में इक्विटी का आउटलुक? देखिए, बिल्कुल जैसा पंकज जी ने कहा कि लास्ट ईयर एक लर्निंग का ईयर था इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बहुत सारी एसेट क्लासेस में बहुत धुरंधर रिटर्न्स देखने को मिली। जैसे गोल्ड और सिल्वर में लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, परंतु इक्विटी में वो वाले रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। तो कईयों को ऐसा लगा कि वो मज़ा नहीं आया जो पिछले 4 साल से लगातार आ रहा था। तो ये किसी भी एसेट क्लास के लिए ज़रूरी है कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो ये हम बार बार अक्सर कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, क्योंकि कौन सी एसेट क्लास कब परफॉर्म करेगी ये किसी को नहीं पता। तो अगर 2026 की बात करें, जैसा पंकज जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि अब टैरिफ, अब इससे ज़्यादा नुकसान हो नहीं सकता। जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो लगता है कि किसी भी स्टॉक मार्केट को ग्रो करने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी होने चाहिए। तो ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं, अर्ली साइंस आ रहे हैं कि हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। चाहे वो जीएसटी कटौती हुई हो जिससे कंजम्पशन ड्राइव हो रहा है, या गवर्नमेंट का, आरबीआई का जो ग्रोथ की तरफ फोकस है वो निरंतर बना हुआ है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो भरोसा रहा है इक्विटी मार्केट में, जो 26-27 हज़ार करोड़ की एसआईपी हर महीने आती है, तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इक्विटी मार्केट में लोगों को काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है और वो समझने लगे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है। तो 2026 मेरे हिसाब से, जैसा पंकज जी कह रहे थे कि टैरिफ वेरिफ जो भी है ये सब शायद सुलझ जाएंगे जल्दी, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए, और हमारे मैक्रोज जो हैं ऑल टाइम बेस्ट है, चाहे वो इन्फ्लेशन देख लें, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स देख लें, तो ये सब चीज़ें
अच्छे बेहतरीन 2026 की तरफ दर्शाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा इक्विटी ईयर वेट कर रहा है, जो पिछले साल में शायद वो मजा नहीं आया, वो इस साल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और उम्मीद भी इसी की हम करेंगे कि हमें एक बार फिर से इक्विटी में उसी तरीके की ग्रोथ देखने को मिले जिसके लिए वो जाना जाता है। अब पंकज जी, चाहे ना चाहे दो तरीके के पोर्टफोलियो अगर जो होते हैं, तो कोर पोर्टफोलियो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रखते हैं, वो जिससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। दूसरा, आप एक पोजिशनल पोर्टफोलियो बनाते हो जहां पर आप एक सेक्टर थीमेटिक फंड्स रख के और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि उसका भी एक्सपोजर आपको मिल जाए। अब इन दोनों ही तरीके के जो पोर्टफोलियोज होते हैं उसमें इक्विटी का एक्सपोजर 2026 के लिए किस तरीके का होना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर टाइम पर हर सेक्टर एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर सिर्फ कोर पोर्टफोलियो बोलते हैं कि आपके गोल्स के हिसाब से आपने डिसाइड किया। क्योंकि इक्विटी की बात हो रही है तो एक बात तो तय है कि लॉन्ग टर्म्स के जो गोल हैं उन्हीं के लिए इक्विटी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इक्विटी का नेचर है कि शॉर्ट टर्म में वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। और यदि आपको पैसे की जरूरत है, 1 साल के बाद आपने निवेश कर दिया इक्विटी में, उस वक्त मार्केट में गिरावट आ गई, तो फिर आपको लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वहां पर डाइवर्सिफाइड फंड्स रहने चाहिए। तो उसके लिए सीधी सी बात है, फ्लेक्सी कैप फंड हो, मल्टी कैप फंड हो, या फिर अलग से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जरिए अलग अलग मार्केट कैप का एक्सपोजर ले रहे हो। तो यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल मार्केट कैप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा सैटेलाइट पोर्टफोलियो, या जिसे हम टैक्टिकल एलोकेशन कह सकते हैं, कि हमें दिखाई दे रहा है कि इस वक्त कुछ कारणों से ये पर्टिकुलर सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा पैसा रखते हैं साइड में कि भाई उस सेक्टर में निवेश करेंगे, उस थीम में निवेश करेंगे, और फिर जैसे ही वो थीम प्ले आउट हो जाएगी तो उसके बाद हम वहां से दूसरी थीम में मूव करेंगे। तो पहली बात तो स्मिता जी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसे निवेशक जिन्हें ये बात नहीं पता है कि कौन सी थीम में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, तो फिर वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहें, वही बेहतर है। क्योंकि वहां पर भी जो बदलाव है वो फंड मैनेजर्स करते रहते हैं, सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाना घटाना वो किया जाता है। बट आपको लगता है कि जैसे अभी विष्णु जी ने कहा कि अभी कंजम्पशन पर काफी मतलब पॉजिटिव आउटलुक है, तो आप देखेंगे ऐसे में कंजम्पशन फंड आपके पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। या डिफेंस की बात करें, या फिर बैंकिंग की बात की जाए, या हेल्थ केयर की बात की जाए, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ थीम्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद रखी जा सकती है। तो निवेशक क्या कर सकते हैं ऐसे में कि आपने अपना 75-80% एलोकेशन तो जो है वो आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स में रखा हुआ है, और 20%-15% एलोकेशन जो है वो आप इस तरह की एक या दो थीम में या एक दो सेक्टर्स में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जो रिटर्न्स हैं आपके एवरेज वो मिलते रहेंगे, उसकी उम्मीद आप रख सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में वो जो सेक्टर्स है, थीम है, जहां उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, उससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट समस्या यही है कि पता होना चाहिए अब यहां से निकलना है और दूसरी थीम में आपको अब स्विच करना है। वो नहीं पता है, वो फिर आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में बने रहें, वही आपके लिए मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगा। बिल्कुल। मैं यही सवाल अब विश्वजीत पराशर जी से भी पूछने वाली थी कि सर, अगर ये मान के चले हम कि कोई बिल्कुल नया इन्वेस्टर है, उसको बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है कि पोर्टफोलियो भी इतने तरीके के होते हैं, या फंड को किस तरीके से हम अलाइन करते हैं अपने गोल के हिसाब से या अपने टारगेट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो मान लीजिए बिल्कुल नया कोई इन्वेस्टर है मार्केट में, तो 2026 के लिए आपके हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर या स्ट्रैटेजी क्या रखे वो? देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से इक्विटी एज एन एसेट क्लास लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की जाती है, ना कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो अगर आपका टाइम होराइजन क्लियर है कि आप 3 साल 5 साल के लिए निवेश करें, तभी इक्विटी में एंटर करें। और जैसा पंकज जी ने कहा था कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो इक्विटी से अवॉइड करें। तो आप कैपिटल गारंटीड प्रोडक्ट्स में जाएं जहां पे आपको लास्ट मिनट सरप्राइज देखने को ना मिले। तो अगर इक्विटी का आप एलोकेशन बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से, और आप स्टार्टर हैं, अभी आपने शुरुआत करी है, मार्केट के उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और वहीं पर एसआईपी लमसम निवेश करने से बचें, स्टैगर करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, चाहे तो एसटीपी के थ्रू या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू, ताकि आपको एकदम से मार्केट का उतार चढ़ाव का रिस्क ना लेना पड़े। पोर्टफोलियो कैसा हो, मेरे हिसाब से लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप
कैटेगरी बहुत अच्छी लग रही है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले साल भी अच्छे रिटर्न्स रहे, तो 50-60% पोर्टफोलियो आपका, अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स ले रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं तो मल्टी कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप मैंडेटरी होता ही होता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास काफ़ी डिस्क्रिशन है कि वो कौन से स्टॉक्स चुने। ऐसे ही फ्लेक्सी कैप में भी काफ़ी हद तक लार्ज कैप ही होता है, तो मेरे हिसाब से प्रेफरेबली 50-60% लार्ज कैप करें, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप के लिए मल्टी कैप स्ट्रैटेजी लें। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव निवेशक हैं तो आपने पिछले साल देखा स्मिता जी, थीमेटिक फंड्स में काफ़ी गिरावट आई और हाइब्रिड एक नई कैटेगरी उभर के आई जिसमें डेट और इक्विटी या फिर मल्टी एसेट कैटेगरी जिसमें डेट, इक्विटी, गोल्ड वगैरह भी होते हैं, तो वो वाली स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और हाइब्रिड जैसे फंड्स में निवेश करें। थीमेटिक फंड से अभी अवॉइड करें जब तक आप मार्केट का एक उतार चढ़ाव नहीं देख लेते हैं, उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप शायद थीमेटिक फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो शुरुआत में तो आप इन्हीं फंड्स में निवेश करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट पोर्टफोलियो का आइडिया आपने और पंकज जी दोनों ने दे दिया है, इक्विटी के लिए आपको किस तरीके का पोर्टफोलियो रखना है। अब पंकज जी, 2025 जाते जाते और 2026 की शुरुआत होते होते डाइवर्सिफिकेशन का मंत्र भी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इक्विटी मार्केट में स्पेशली हम बात करें कि पैसा बनाना है, रिस्क को कम करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन तो मूल मंत्र है कि यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन जो है, चाहे वो सेक्टर्स की बात हो, अभी जैसे बात चल रही थी कि हम थीमेटिक फंड की बात करें या सेक्टरल फंड की बात करें, वहां पर क्या होता है, 1-2 सेक्टर या थीमेटिक में 2-4 सेक्टर्स होंगे। और जब डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स वहां पर हैं। यदि किसी वक्त पर हेल्थ केयर अच्छा नहीं चल रहा है तो आईटी चल रहा होगा, आईटी नहीं चल रहा है तो बैंकिंग चल रहा होगा, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद बन जाती है। तो एक तो ये बात है कि आपको सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना है। दूसरी बात है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ भी आप देखते हैं कि बड़ा अंतर दिखाई देता है। शुरुआत में मैंने शुरुआत में बताया कि जहां निफ्टी 50 ने 11% रिटर्न दे दिया और वहां पे स्मॉल कैप में लास्ट 1 ईयर में -5%। तो ऐसे में यदि आपके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जिसके जरिए आपको अलग अलग मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, तो ठीक है, स्मॉल कैप नहीं चला पर लार्ज कैप ने संभाल लिया, तो आपका जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो कम से कम नेगेटिव तो नहीं रहे होंगे। तो इसके लिए आप मार्केट कैप के हिसाब से भी डाइवर्सिफिकेशन करें। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, हम कई बार देखते हैं कि इंडिया यानी कि डोमेस्टिक मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कभी देखते हैं कि यूएस मार्केट बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटी भी है और साथ में इंटरनेशनल इक्विटी भी है, तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा। यदि हम बात कर रहे हैं 2026 की, हालांकि हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त पर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उस हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड मेंटेन करना ही बेहतर है। और उसके लिए यदि आपको पता है कि भाई मुझे हर वक्त पर थोड़ा लोकेशन लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में रखना ही है, तो मल्टी कैप अच्छा है। और आप समझते हैं नहीं भाई, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना करना है, स्मॉल कैप में कितना करना है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये फ्लेक्सी कैप फंड से आती है। तो इस तरह के फंड के जरिए डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें। और उसके अलावा अभी विश्वजीत ने बहुत लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया कि यदि आप उससे भी बाहर बात करते हैं, इक्विटी से बाहर की, तो गोल्ड, सिल्वर, डेट, ये सब भी आपके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड के जरिए हो सकते हैं। और विद इन इक्विटी जो आपको डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग थीम्स, अलग अलग मार्केट कैप्स, ये आपके पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए। बिल्कुल, और 2025 उसका सबसे बड़ा गवाह है कि जिस किसी ने भी अपना पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड रखा, उसने किस तरीके से उसको एक हेज क्रिएट करने का काम किया है उसके लिए, और इस वॉलेटाइल मार्केट में भी उसका पोर्टफोलियो बचा रहा है। यानी कि खाने का पूरा स्वाद लीजिए, थाली में सब कुछ रखिए, एक ही सिर्फ डिश खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे आपके पास है। आगे भी करेंगे इक्विटी फंड पे बात और जानेंगे अभी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एसआईपी के जरिए निवेश की इन फंड्स में, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विटी फंड्स की। 2025 के बाद अब 2026 में कैसा रखना है आपको इस फंड को लेकर अपना अप्रोच, और साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी इस फंड के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज मठपाल और विश्वजीत पराशर इस वक्त मौजूद हैं।
अब पराशर सर आपके पास आती हूँ मैं, जरा ये बताइए कि जितना वॉलेटाइल ये मार्केट रहा 2025 का, एमपीज के नंबर ये बताते रहे कि कैसे कैसे लोगों ने जो अपनी एसआईपीज है उसको इधर उधर ट्रांसफर किया, और यही वजह रही कि इक्विटी फंड में हमने जो इनफ्लो है उसका भी एक अच्छा खासा डिप और अप का मैप देखा है महीने दर महीने। हालांकि वो आंकड़ा भले ही बहुत छोटा सा रहा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कभी कम पैसा आया, कभी ज्यादा पैसा आया। ऐसे में 2026 के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? देखिए, वैसे तो स्मिता जी देखें, जिस तरीके से एफआईआईज ने बेचा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा, तो काफ़ी भरोसा दिखाया है इक्विटी बाजार की ओर। तो मैं उसके तो इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी की सराहना करूंगा। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो ज़्यादातर निवेशक क्या करते हैं, रिटर्न्स को चेज करते हैं कि पिछले 1 साल या 2 साल में कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको खरीद लेते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। रिटर्न्स को चेज नहीं करना है, आपको अपना गोल समझना है, अपना रिस्क प्रोफाइल समझना है, उसके हिसाब से फंड का चुनाव करना है। तो फंड जब भी चूज करें, कोशिश करें ऐसे फंड्स लें जो एवरग्रीन फंड्स हैं या कम से कम 3-4 साइकिल्स क्रॉस कर चुके हैं, या जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस इस तरीके का है कि वो 3-4 मार्केट के अप एंड डाउन देख चुका है। क्योंकि जिस फंड मैनेजर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ऑब्वियसली समझ सकता है कि मार्केट की गिरावट में किस तरीके का फंड कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में निवेश करना है। दूसरा, हमें जब फंड चूज करते हैं स्मिता जी, तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं देखना है कि फंड पिछले 6 महीने में टॉप परफॉर्मर है या 5 स्टार फंड है। हमें ये देखना है कि जब बाजार गिर रहा था तो वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कम गिरा या ज़्यादा गिरा। अगर कम गिरा तो अच्छा फंड है। और ब्रॉडली अगर देखें, हम कोई भी फंड जब चुनाव करते हैं तो आपको चेक करना है कि ज़्यादातर 10-15 साल की अगर हम उसको परफॉर्मेंस देखें तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। तो हर 3 साल का अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें जो डेट टू डेट होता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर 60-70% टाइम वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा फंड है। तो इस तरीके के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए और कोशिश करें ज़्यादा आपको फंड चेंज ना करना पड़े, क्योंकि कई बार आप फंड ले रहे हैं, पिछले 6 महीने में उसने अच्छी रिटर्न दी, अब आगे नहीं दे पा रही है तो आप वहां से निकल गए, आपने एसआईपी रोक दी। तो एसआईपी तो कतई रोकने की स्ट्रैटेजी नहीं है, एसआईपी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। बाजार अगर गिरता भी है तो भी आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि वहीं पर आप पैसा बनाएंगे, वहीं पे आप ज़्यादा यूनिट्स बाजार से लेंगे, तो तभी जब बाजार में रिटर्न्स अच्छे आएंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल नजर आएगा। तो एसआईपी तो बिल्कुल नहीं रोकनी है, चाहे बाजार गिरे चाहे चढ़े, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल के साथ उसको जोड़ना है और ऐसे फंड्स पे निवेश करना है जिनका कंसिस्टेंसी रही है, जो पिछले 4-5 साल में टॉप क्वार्टाइल फंड्स में रहे हैं, टॉप 2 क्वार्टाइल फंड्स में रहे। इस तरीके के फंड्स में आप निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से आप किसी भी तरीके के फंड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और बार बार आपको स्विच नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में। और पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये फंड सिलेक्शन का स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा कोई तरीका होता है क्या? देखिए, फंड सिलेक्ट करने आपको पहली बात तो ये है, 2 चीज समझनी जरूरी है। फंड कैसा है और आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। कई बार ये होता है कि फंड तो अच्छा होता है बट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से या आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सुटेबल ना हो। दूसरी बात ये है कि चलिए आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली कि मुझे मल्टी कैप चाहिए या फ्लेक्सी कैप चाहिए, तो उस कैटेगरी में फिर वो कौन सा फंड अच्छा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा नहीं कि अभी पिछले 6 महीने बहुत अच्छा था लेकिन उससे पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, या उसका विपरीत भी हो सकता है। तो जैसा अभी विश्वजीत ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि वो फंड को मैनेज कौन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, यदि आपको भरोसा है कि फंड मैनेजर है और बहुत लंबा रिकॉर्ड है उनका, उस समय में कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने जो कॉल ली, उन्होंने जो स्टॉक्स लिए उस फंड के लिए, वो किसी वजह से शायद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदलाव नहीं करेंगे। आप निकल जाएंगे और फिर वो फंड मैनेजर जो है वहां पे बदलाव करेंगे, फंड अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो स्टॉक सिलेक्ट, म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना गोल तय करें। आप देखें कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, उसके हिसाब से पहले कैटेगरी चुने और कैटेगरी चुनने के बाद फिर आप अपने लिए सुटेबल फंड चुने। और सुटेबल फंड्स की बात मैंने फिर से कहा कि अपनी जरूरत के हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें मेनली। तो यदि आपको सच में लगता है कि आपको मार्केट की समझ है और आप किसी थीम पर बहुत पॉजिटिव हैं तो थोड़ा
टैक्टिकल एलोकेशन थीम में किया जा सकता है, लेकिन निवेशक जो कई बार हमने देखा कि डिफेंस थीम चल रही थी तो मेजर एलोकेशन वहां पर था, जब पीएसयू में अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया तो मेजर एलोकेशन वहां पर हुआ और फिर ऐसे निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, तो डाइवर्सिफाइड रहिए, उस तरह के फंड चुनिए और बार बार बदलाव करने की अपने पोर्टफोलियो में आपको जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए, यदि कोई स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फंड मैनेजर्स वहां पर बदलाव करेंगे और आने वाले समय में अब वहां पर रिटर्न देखने को आपको मिलेंगे। पर यदि बहुत लंबे समय तक वहां पर बदलाव नहीं हो रहे हैं तब आपको जरूर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए और फिर चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इस बार क्योंकि 2025 में अगर रिटर्न के मामले में भी आप देखेंगे तो बड़े सारे ऐसे फंड्स रहे जो कभी अपने ज़माने के दिग्गज थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि अंडर परफॉर्म करने वालों फंड्स की संख्या इस बार ज़्यादा रही। तो विश्वजीत जी, अब हर कोई ये चाहेगा कि 2026 में अपने निवेश को भी थोड़ा फ्रेश किया जाए। क्या उनको अंडर परफॉर्म रहे फंड्स को इस वक्त अपने पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए या फिर उन पर विश्वास बनाकर उसमें निवेशित रहना चाहिए? देखिए, अगर फंड की रिटर्न्स देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये अंडर परफॉर्म किया है तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर फंड अपनी फिलॉसफी पर टिका हुआ है, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है और जैसा उन्होंने बोला था कि वो लार्ज कैप में रहेंगे तो लार्ज कैप में ही है, बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव है उसी पे अचीव स्टिक हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ समय दिया जा सकता है। और आपको जब अंडर परफॉर्मेंस देखनी है तो कंपेयर करना पड़ेगा कि पीयर्स ने भी क्या इतना ही खराब परफॉर्म किया है या ये सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म किया है। तो अगर सबसे ज़्यादा खराब नहीं किया है तो कुछ समय दिया जा सकता है फंड मैनेजर को, कि जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि फंड मैनेजर अपने आप बदलाव करेंगे, दोबारा से नए स्टॉक्स में निवेश करेंगे। तो आपने पैसा फंड मैनेजर को दिया है ताकि वो आपके बिहाफ पे निवेश करे, तो आप ही अगर बदलाव करते रहेंगे तो फिर स्विचिंग ज़्यादा होगी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। तो मेरे हिसाब से स्मिता, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेशित रहना चाहिए, पर लॉन्ग टर्म निवेशित रह नहीं पाते क्योंकि हम आसपास की नॉइज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी कभी लार्ज कैप को स्मॉल कैप से कंपेयर करने लग जाते हैं, दूसरी कैटेगरी से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो आपको देखना है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है, या जब बाजार गिरा था तो वो कम गिरा था या ज़्यादा गिरा था। अगर कम गिरा था तो मेरे हिसाब से उसमें निवेशित रहना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए कि फंड को परफॉर्म करने में, क्योंकि कोई भी ऐसा फंड नहीं है स्मिता जी जो हमेशा टॉप परफॉर्मिंग रहे, हमेशा 5 स्टार रहे। वो चेंज होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो अगर वो टॉप क्वार्टाइल में है तो मेरे हिसाब से आपको उसमें निवेशित रहना चाहिए। बिल्कुल, जिसने आपका दुख में साथ दिया आप उसका दुख में साथ दो, वो आपको फिर सुख की तरफ लेके जाएगा, यानी बेहतर रिटर्न आपको देगा। और ये तो प्रिंसिपल है म्यूचुअल फंड का कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और पराशर जी आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो इक्विटी फंड में 2026 में कुछ ऐसी रखनी है आपको स्ट्रैटेजी, तभी जो ग्रोथ का फायदा इस फंड से आपको मिलता है वो मिलता रहेगा अगले साल भी। इसी के साथ इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।